वेलकम बच्चों, आज हमारा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का। दो लेक्चर किसी ने नहीं देखे तो पहले देख लें। आज की वीडियो में अपने जो टॉपिक करने वाले हैं बेटा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डेरिवेशन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और केस स्टडी भी बनाई जाती है। तो आज अपने करने वाले पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एंगल करेंगे, स्पेसिफिक कंडीशंस करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस डेरिवेशंस करेंगे, डिपेंडेंसी करेंगे और ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की डाइपोल को कंसीडर करने वाले, चेक करने वाले। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं शुरुआत के अंदर पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल से। तो अब अपने एक और स्लाइड पे आ जाते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेंशियल। अब यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक ही होगा, ध्यान रखना, ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल। तो मैं बार बार इलेक्ट्रिक ना लिखूं तो भी आपको ये मानना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही बात हो रही है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात हो रही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात, जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक तो डाइपोल पढ़ा दिया था, दो चार्जेस का सिस्टम होता है, सेपरेट होता है टू ए डिस्टेंस पर। और दूसरा आपको पढ़ाया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में अगर कोई पॉइंट आर है तो उस पॉइंट पर जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास के क्यू अपॉन आर। इस चीज को अपने दो बार अप्लाई करेंगे, इसलिए मैं पहले आपको नोट करवा रहा हूं। तो हमारे पास किसी पॉइंट पर जो 4 से 8 डिस्टेंस पर, उस पर v की वैल्यू जो आती है, पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, के क्यू अपॉन आर आती है। अब अपने डाइपोल के रिस्पेक्ट में इसको पढ़ना है, तो अब अपने डाइपोल ही कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ एक डाइपोल, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंसीडर किया एक डाइपोल, माइनस का क्यू है चार्ज और इस साइड में प्लस का क्यू है चार्ज। इज दैट क्लियर? अब आप इस डाइपोल को ऐसे ऐसे जैसे मर्जी रख सकते हो, बस यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे चार्ज के पास में वो पॉइंट होगा ज्यादा, उस चार्ज का साइन आएगा। यानी अगर मैं पॉइंट पी यहाँ पर कंसीडर करता हूँ जहां पर आपको फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूँ ओ, और इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उसको 2a कंसीडर कर लेते हैं। ये सब आपको लिखना पड़ेगा डेरिवेशन करते वक्त। We consider a dipole which have length 2a, a point P is situated from the at r distance from the point O, from the center of dipole, r distance पर हुआ है, और प्लस जो q चार्ज है इसकी डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ r1 एंड माइनस वाले को मान लेता हूँ r2। अब मैं जो बोल रहा था वो क्या है, मैं ये बोल रहा था कि इसकी डिस्टेंस जो है एज कंपेयर टू इस माइनस क्यू के ज्यादा है। इसका मतलब ओवरऑल इसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, बस इतना समझाना चाहता था। तो अगर आप डाइपोल उल्टा रख देते और साइन माइनस में आ जाते तो वहां पर उलझने वाली बात नहीं, मैं आपको बता दूं जब डेरिवेशन पूरा कर दे। और मैं मान लेता हूँ ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, किसके साथ, डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, कंसीडर। अब अपने क्या करते हैं, हमारे पास जो वी नेट आएगा, वी नेट क्या आएगा, मतलब उस पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू इसके और ड्यू टू इसके, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो आप चाहो तो वी नेट को v1 प्लस v2 लिख सकते हो, और चाहो तो v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? v का फॉर्मूला आपने पहले देख चुके बेटा, v क्या आएगा, v आएगा के क्यू अपॉन आर। अब हमारे पास इस केस में स्मॉल क्यू और प्लस माइनस क्यू कंसीडर कर रखा है, तो वहां पे पुट कर दे। तो हमारे पास वी नेट क्या आ जाएगा, वी नेट आ जाएगा, प्लस वाले के लिए क्या आएगा, के प्लस क्यू अपॉन आर। आर की जगह अब इस पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस में के, और इसकी जो डिस्टेंस चार्ज जो है ये वाला माइनस क्यू है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R2 है। देन अगर ये माइनस साइन आगे आ जाएगा तो आप लिख सकते हो, और के क्यू भी कॉमन ले लेता हूं, तो के क्यू हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास वी नेट आने वाला है, लेकिन हमारे पास इतने से तो काम नहीं चलेगा। अब अपने R1 और R2 की वैल्यू निकालकर लिखते हैं। अब इसको मैं इस साइड में कर देता हूं डायग्राम के, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं, कहां पर, यहां पर बढ़ा लेता हूं ऐसे,
तो हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन जाएगा, इसको पॉइंट एम कंसीडर कर लेते हैं, और ऐसे इसको इसके साथ मिला देता हूँ, इसको एन कंसीडर कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा आप क्लियरली देख पाओ तो इसको मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा, ये लो, ठीक है। अब अपने क्या करें बेटा, अपने को चाहिए R1। जब मैंने इस लाइन को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया तो अब मैं मान सकता हूं कि R1 की वैल्यू अप्रोक्स इतनी है, कितनी मतलब इतनी है। अगर मैं पूरे R में से अगर ये ON घटा दूं तो अप्रोक्स ये इतना ही आएगा, है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि R1 इक्वल टू R माइनस ओ एन, इसको आप ये लिख सकते हो, यानी R1 को अप्रोक्स ये लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि जब आप ऐसे लाइन खींचोगे तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, P N और Q मान लो या B मान लो, इस डायपोल को A भी मान लेते हैं अपने A B, तो जो P N B है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो उस केस में ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी। तो अपने पास R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा R माइनस ओ एन। अब यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, अगर मैं ओ एन की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये ओ और ये एन की, और ये डायपोल की लेंथ 2a है, तो ये वाली लेंथ मेरे पास a आ जाएगी, और ये एंगल बनेगा 90 का। अब अगर ये एंगल 90 का बनेगा तो ये 90 के एंगल के सामने हाइपोटेनियस है, और ओ एन जो हमारे पास बेस है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आपने यूज की होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है वो कोस थीटा होता है, तो बेस जो है वो हमारे पास आ जाएगा एच कोस थीटा, ठीक है। बी की जगह हमारे पास क्या, ओ एन, तो हमारे पास ओ एन क्या आ जाएगा बेटा, ओ एन इक्वल टू आ जाएगा एच कोस थीटा, यानी ए कोस थीटा, क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा। तो वो मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, तो हमारे पास R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, R माइनस ए कोस थीटा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला निकालना चाहता हूँ, ये वाली डिस्टेंस R2, तो मैं क्या करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ ये कंस्ट्रक्ट करके। अब की बार क्या करता हूँ, अब की बार ये जो A P और M है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो उस केस में क्या होगा, R2 को आप लिख सकते हो R प्लस ओ एम, क्योंकि अब की बार R के प्लस में है ये लाइन, देन आप R2 को क्या पुट कर सकते हो, R प्लस ओ एम। अब ओ एम की वैल्यू निकालोगे तो ये थीटा है, तो थीटा सामने का भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट, और वो सेम ही बात थी। अब की बार ये एंगल 90 का हो जाएगा, और ये हमारे पास ए ऑलरेडी है पहले से, तो वो सेम ही एच कोस थीटा आएगा। तो इस केस में सेम ही क्या आ जाएगा, अगर मैं ओ एम निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, ओ एम, तो हमारे पास आ जाएगा एच कोस थीटा, एच की जगह हमारे पास ए है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ आर प्लस ए कोस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ R2। अब इसको उठाकर वहीं पे पुट करेंगे उस डेरिवेशन में, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसको उठाकर वहीं लेके चलते हैं, कहां पर, यहाँ पे लेके चलो सर, ये जो आ जाओ इस डेरिवेशन के अंदर। अभी पहले देख लेते हैं R1 के लिए R माइनस ए कोस थीटा ना, कहीं गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो कई बार क्या है अपने वैल्यू गलत रख देते हैं, सारा डेरिवेशन खराब हो जाता है। देन इसको लिख सकता हूं मैं वी नेट को, वी नेट हमारे पास क्या आ जाए बेटा, वी नेट इक्वल टू के क्यू, कॉमन है 1 अपॉन R1 की जगह क्या है, R माइनस ए कोस थीटा, और ये माइनस ये वाला है तो 1 अपॉन R प्लस ए कोस थीटा। अब हल्की फुल्की मैथमेटिक्स है, इन दोनों का अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू, इज दैट क्लियर, क्या आ जाएगा R माइनस ए कोस थीटा और मल्टी R प्लस ए कोस थीटा, इज दैट क्लियर। अब इसमें अगर मैं इसका डिवाइड दूंगा तो माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला ऊपर जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा R प्लस ए कोस थीटा, एंड माइनस का दूसरे को मैं डाल देता हूँ ब्रैकेट में ताकि आप उलझो नहीं, दूसरे को ब्रैकेट में डालते हैं। तो अगर प्लस वाले प्लस इसमें इसका डिवाइड करोगे तो प्लस वाला तो जाएगा, माइनस वाला ऊपर जाएगा, माइनस वाला ऊपर जाएगा तो आर माइनस ए कोस थीटा ऊपर जाएगा। मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट में इसलिए डाला था क्योंकि ये माइनस बाहर पड़ा है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा। अगर मैं सीधा लिख देता तो फिर आपको दिक्कत आती प्लस माइनस के साइन की। तो अब अपने इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इससे आगे चलते हैं, आ जाओ यहाँ पर। तो ऊपर तो अपने पास हो गया, ऊपर तो अपने पास क्या हो गया, के क्यू
ठीक है, वी नेट के इक्वली चल रहा है, बार बार लिखने की नीड नहीं। ऊपर तो अपने पास हो गया के क्यू। अब देखो अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो आर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आर प्लस का ये माइनस का है। अब ए कोस थीटा और ए कोस थीटा अपने पास हो गया 2a कोस थीटा, और अपॉन में अपने पास क्या आ गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी ए प्लस बी को ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर? अब उसी डायपोल के अंदर क्या मान सकते हैं, मान लेते हैं पॉइंट बहुत दूर है, ये पॉइंट बहुत दूर है पी। तो अगर पॉइंट बहुत दूर है तो आप ये जो ए कोस थीटा आ रहा है, ये वाली लेंथ या ये वाली लेंथ है, उसको नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो अगर ये नेग्लिजिबल है तो अपने पास सेकंड वाला जो इसके अंदर टर्म है उसको जीरो मान लेंगे, यानी चल जा भाई, ये लो। तो अब अपने क्या है इस वाले, यानी आप लिखना चाहो तो यहां पे लिख देना बेटा कि इफ पॉइंट P इज मच फार, बहुत ज्यादा दूर है, देन उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास R के कंपेयर में A कोस थीटा जो है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर बहुत कम हो जाएगा तो इसको आप नेग्लिजिबल यानी जीरो मान सकते हो अप्रोक्स। अब अगर इसको मैं जीरो मानता हूं तो हमारे पास वी नेट क्या आ जाएगा, वी नेट आ जाएगा के क्यू, ऊपर है 2a कोस थीटा और अपॉन में हमारे पास आ गया आर स्क्वायर। बस बाकी तो जीरो मान लिया इसको, ये जीरो हो जाएगा, ए को जीरो मानोगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब आप नेग्लेक्ट करते हो तो ऊपर वाले में जीरो पुट मत कर देना, ऊपर वाले में जीरो पुट कर देगा तो सारे फील्ड जीरो हो जाएगा। तो आप डिनोमिनेटर के अंदर इजी करने के लिए जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उसको नेग्लेक्ट करते हो। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं डाइपोल मोमेंट भी आपको करवा चुका हूँ, 2aq जो होता है वो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है। तो आप इस 2aq को लिख सकते हो p, तो हमारे पास बन गया k p कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि V जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, W बाई क्यू। W भी स्केलर है, Q भी स्केलर है, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। तो हमारे पास के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया ड्यू टू डाइपोल। अब यहाँ पर मैं जो आपको चीज बता रहा था वो आपको नोट करनी है। अगर मैं इस डाइपोल को रख देता उल्टा, ऐसे रख देता, तो ज्यादा पोटेंशियल किसका होता, माइनस का, और कम पोटेंशियल किसका होता, प्लस का। तो उस केस में माइनस वाला प्लस वाले को डिनोमिनेट मतलब डोमिनेट करता, तो उस केस में हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आने वाला था, एक तो ये रुक जाता है, फाइनल रिजल्ट जो आने वाला था वो माइनस में आ जाता, बस और कोई फर्क नहीं। फाइनल जो रिजल्ट आता वो हमारे पास माइनस में आता था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अपने टॉपिक है वो क्या है, इसकी कंडीशंस हैं। हमारे पास आ गया वी नेट। वी नेट क्या है, वी नेट आ गया सर, वी नेट इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी कितनी कंडीशन हो सकती है, थीटा की अलग अलग कंडीशन हो सकती है। हो सकता है आपको पी की वैल्यू दे दे या चार्ज की वैल्यू दे दे, लेंथ की वैल्यू दे दे, और उसके बाद में थीटा की वैल्यू दे दे, थीटा की 60 दे दे। मतलब कितनी वैल्यू हो सकती है, थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 60 लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू 0 लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू 90 लिख सकते हो, कितनी भी लिख सकते हो, 45 लिख सकते हो। अब इस पर तो न्यूमेरिकल बन सकता है उस केस में जब आपको सब कुछ दिया है, लेकिन दो कंडीशन आपकी बुक में है तो मैं वैसे करवा देता हूँ। इफ थीटा इज जीरो, थीटा क्या हो, जीरो, तो उस केस में वी नेट क्या आ जाएगा, वी नेट आ जाएगा के पी अपॉन कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये अपने पास इसकी 1 हो जाएगी, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? दूसरा केस, अगर इफ थीटा इक्वल टू 90, तो उस केस में क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर और कोस 90 हो जाएगा, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी ये सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, v की वैल्यू होगी 0। अब इसको समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि अगर कोई डायपोल ऐसे है, ये वाला, तो इसके एक तो हो सकता है इसके पॉइंट पर, इसके मतलब एक्सिस पर पॉइंट, जो पॉइंट हो सकता है। अगर एक्सिस पर पॉइंट है तो उस केस में जो
पोटेंशियल आएगा वो Kp अपॉन आर स्क्वायर आएगा। एक्सिस पर सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यानी ये मैं दोबारा बनाता हूं आपके लिए, ये डाइपोल है माइनस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अगर इसके एक्सिस पर इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो उस पर टोटल जो पोटेंशियल आएगा वो Kp अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर वो इसके 90 के एंगल पर यानी एक इमेजिनरी प्लेन पर या इमेजिनरी लाइन जिसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, इक्वेटोरियल पर है, तो उस केस में पोटेंशियल क्या रहेगा, Kp कोस थीटा की अपॉन आर स्क्वायर की जगह कोस 90 आएगा तो जीरो रहेगा, यानी एक जीरो पोटेंशियल का प्लेन बनेगा इक्वेटोरियल पर, जीरो पोटेंशियल का प्लेन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसको जीरो पोटेंशियल प्लेन बोलते हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल क्या होगा तो वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब अपने समझने वाली बात जो थी वो आपको समझ में आ गई, लेकिन बोर्ड वाले क्या करेंगे, बोर्ड वाले इसकी जगह 60 दे देंगे या 45 दे देंगे, देन आपको ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, के की वैल्यू पुट करके, पी की कोस थीटा की वैल्यू पुट करके, आर की पुट करके, ये सब तो वो न्यूमेरिकल बन जाएगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद में डिपेंडेंसी, ये भी समझने वाली बात है। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी क्या होती है कि किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, गलत लिख दिया क्या? डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी में क्या है, देखो सिंगल चार्ज जो था उसके सराउंडिंग में जो आपने V फाइंड किया था वो था के क्यू अपॉन आर, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R के, और डाइपोल के केस में हमारे पास आया Kp कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी इस केस में डाइपोल के केस के अंदर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर की, ये समझने वाली बात है। फिर अगर सिंगल चार्ज होगा तो 1 अपॉन आर पर डिपेंड करेगा, और डाइपोल के केस में 1 अपॉन आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद में लास्ट छोटा सा टॉपिक इसका रिलेटेड वो है कि अगर मल्टीपल चार्जेस हो, मान लो हमारे पास बहुत सारा सिस्टम, एक बड़ा सिस्टम है जिसमें चार्जेस है Q1 है, Q2 है, Q3 है और सो ऑन Qn है, और एक पॉइंट P है जिसका इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन मान लेता हूँ R1, इसके रिस्पेक्ट में R2 मान लेता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में R3 मान लेता हूँ, सो ऑन Rn मान लेता हूँ अगर n है तो उस पॉइंट पर अभी अपने जो किया था वही चीज है। अभी डाइपोल के केस में अपने क्या किया था, प्लस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दैट पॉइंट, माइनस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दैट पॉइंट, और उन दोनों का अलजेब्रिक सम कर दिया। ठीक है, वही चीज इस सिस्टम में होती है। अगर मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम है, बहुत सारे चार्जेस है, तो उसमें जो वी नेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बस सभी का अलजेब्रिक सम हो जाएगा, v प्लस प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन vn, यहाँ पे अलजेब्रिक सम हो जाएगा। अलजेब्रिक का मतलब प्लस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा। तो इस केस में वी नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नेट आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, यानी के क्यू वन अपॉन आर वन लिख देता हूँ, प्लस में के क्यू टू अपॉन आर टू लिख देता हूँ, सो ऑन के क्यू एन अपॉन आर एन आ जाएगा। बाकी सभी को अपने इसी को आप कॉमन वगैरह लेते हो या समेशन फॉर्म में लिख देते हो तो के बार आ जाएगा और क्यू आई आ जाएगा, आर आई आ जाएगा, और आई की वैल्यू कहां से 1 से लेकर आई की वैल्यू n तक जा रही है। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो अगर मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम हो तो ये भी पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को और तरीके से पूछा जा सकता है कि 3 चार्जेस हैं और एक ट्राइंगल के कॉर्नर पर प्लेस है, जो भी मान लो +1c है, 2c है और 3c है, तो उस केस में आपको यहाँ पर जो v फाइंड करना वो कैसे निकालोगे, पहले ये निकालोगे के क्यू अपॉन आर से, ये निकालोगे के क्यू अपॉन आर के, ये निकालोगे के क्यू अपॉन आर से। अब यहाँ पे वेक्टर तो अपने पास है नहीं, सीधा अलजेब्रिक सम करेंगे बस, ये वाला ये वाला ये वाला सब ऐड कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कोई आपको रेक्टेंगल दिया है या स्क्वायर दिया है उसके सेंटर पर पूछ लिया जाए, या आपको एक क्यूब दिया गया उसके सेंटर पर पूछ लिया जाए। तो मल्टीपल चार्जेस के सिस्टम में ऐसा न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये था आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट के जरिए बताएं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर किया करें।
और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले। जब आप कमेंट करते हैं तो वीडियोस और नए लोगों तक पहुंचता है।